नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल कॉमर्स एंड टैक्सेशन सॉल्यूशंस में। मेरा नाम सीए हरजीत सिंह दुआ है एंड आई एम फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हम जीएसटी से रिलेटेड पूरा जीएसटी एक्ट, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स and I repeat and latest judgments on GST, ये सारी चीज़ें हम अपने जीएसटी के इस सेशंस में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, सेक्शन 7, मीनिंग एंड स्कोप। ये सीजीएसटी का सेक्शन 7 है, ठीक है। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीएसटी में क्या है, हमें सप्लाई समझना है। सप्लाई का मतलब क्या होता है। अगर आपको सप्लाई का मतलब समझ में आ गया तो आपको ये पता चलेगा कि जीएसटी इस पे कैसे लगता है। सप्लाई की कोई डेफिनेशन अलग से नहीं दी गई है आपको, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रुक जाइए, यहीं पर हम लोग इसे थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आइदर गुड्स और आइदर सर्विसेज और बोथ। अब किस तरह से ये हो सकता है, या तो सेल हो, या तो ट्रांसफ़र हो, या तो बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लाइसेंस हो, रेंटल हो, लीज हो, या डिस्पोजल हो। मेड, ये मेड यानी हुआ हो, और एग्रीड टू बी मेड या होने वाला हो। फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब आपको जो भी पैसा, जो भी आपको इसका फंड मिलेगा, कंसिडरेशन फॉर दैट सप्लाई बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आपकी, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब या तो वो बिजनेस के लिए हो या बिजनेस के फ्यूचर में उसको आगे बढ़ाने के लिए। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आपके फ्यूचर की बढ़ोतरी में वो सप्लाई यूज हो रही हो। सिर्फ बिजनेस की बात हो रही है, अगर पर्सनल है तो इट विल नॉट अफेक्ट जीएसटी। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे जब इसको कवर करेंगे तो पूरा डिटेल में आपको समझाया जाएगा। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, सप्लाई इंक्लूड्स ए ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, बी इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। यदि हम किसी दूसरी कंट्री से कोई सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया, अगर आप सप्लाई विद इन द कंट्री किसी भी चीज़ के लिए ले रहे हैं लेकिन बिजनेस के लिए ले रहे हैं तो आपको वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द कंट्री से कोई भी सर्विस, एग्जांपल आपको अपना घर बनवाना है, आपने किसी आर्किटेक्ट की आउटसाइड इंडिया किसी आर्किटेक्ट को हायर किया, किसी इंजीनियर को हायर किया, ओके, तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपके बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना कनेक्टेड हो। अगर आपने किसी आउटसाइडर का, आउट ऑफ द इंडिया किसी की सर्विस ली तो जरूरी नहीं है कि वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो। इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लाई एंड व्हेन इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सप्लाई इट अट्रैक्ट्स जीएसटी। थर्ड पॉइंट में आइए, द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। देयर इज वन शेड्यूल, एक शेड्यूल बना हुआ है, शेड्यूल 1, जिसमें बताया जाता है मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। अगर कुछ एक्टिविटीज ऐसी बताई गई हैं जो बिना कंसिडरेशन के अगर होती हैं, सपोज एग्जाम्पल के लिए रिलेटेड पार्टी है और जिनमें इनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, हम ये सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे शेड्यूल 1 जब पढ़ाएंगे आपको। अभी के लिए समझ लीजिए कि 3 तरह से सप्लाई में चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, एक्टिविटीज विच आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1
मेड विदाउट अ कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तब भी हम ये सप्लाई की डेफिनेशन में कवर करेंगे। अब इसमें 3 चीजें हमें समझ में आई। पहला पॉइंट तो ये, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विसेज लाइक मनी सिक्योरिटीज डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। देखिए, मनी सिक्योरिटीज like shares and all, it does not attract goods and service tax। दूसरा पॉइंट क्या समझ में आया? सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन यहाँ क्या जा रहा है कि शुड बी मेड। लेकिन कभी कभी जैसे हमने बताया आपको ऊपर शेड्यूल 1 की बात जब करेंगे, देयर आर circumstances when the supply is regarded but without consideration। और तीसरा हमारा जो मेन पॉइंट है, it should be made in the course और furtherance of business। हालांकि इस पॉइंट का भी एक्सेप्शन है, जो हमने अभी ऊपर आपको पढ़ाया वो आ जाएगा इस पॉइंट में, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज वाले में, ठीक है। लेकिन मुख्य तौर पे यही 3-4 बातें हैं आपकी, 3 बातें। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, किस तरह से सप्लाई का फॉर्म होता है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। इन्हें एक एक करके हम एग्जाम्पल से समझेंगे, आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहला आपका आता है सेल एंड ट्रांसफर। सपोज करते हैं कि एक शॉपकीपर ने आपको एक पेंसिल बेची 5 रुपए में। अब इस 5 रुपए में बेचने के बाद उस पेंसिल पर उस सेलर का कोई अधिकार नहीं रहा। शॉपकीपर डज नॉट हैव एनी राइट ऑन द पेंसिल। इस ट्रांजेक्शन को हम सेल कहेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसने गुड्स अपनी फैक्ट्री से अपने डिपो सेल के लिए भेजा। समझिए, इसने अपने फैक्ट्री से कहाँ भेजा? डिपो। अभी तक माल बिका नहीं है, इसे हम ट्रांसफर कहेंगे, इसे हम सेल नहीं करेंगे। इसीलिए इन दोनों को हमने एक साथ बताया कि सेल और ट्रांसफर में क्या अंतर है। तो ये अंतर है, यहाँ पर टाइटल अभी तक चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज गुड्स आर नॉट येट सोल्ड, ठीक है। सेकेंड आते हैं आपका बार्टर एंड एक्सचेंज। बार्टर की बात करते हैं। बार्टर आपको पता है कि व्हेन यू गिव वन थिंग इंस्टेड ऑफ अदर थिंग। जैसे आपके पहले के टाइम में व्हेन देयर वाज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, लोग गेहूं के बदले में चावल लेते थे। इट वॉज नॉट क्लियरली मेंशन बिकॉज वैल्यूएशन नहीं था। ये बहुत पहले की बात हो रही है, व्हेन एट दैट टाइम पीपल डोंट हैव द रियल नॉलेज उनके गुड्स की क्या वैल्यू होगी। तो उस समय वो बार्टर का यूज करते थे, बार्टर सिस्टम का। चाकू के बदले आपको कुल्हाड़ी। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एनीथिंग फॉर समथिंग। एक्सचेंज, इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। When a car worth ₹10 lakh is purchased in exchange of an old car along with monetary consideration of 4 lakh paid for the said purchase, it means exchange। तो हमने आपको अपनी क्लास 1 जो हमारी आज की क्लास थी, इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए। इस सीक्वेंस में हम सभी चीजें कवर करेंगे। आई रिपीट, वी विल कवर एंटायर एक्ट, all notifications applicable, and most important, and latest judgments relating to GST. So with this we are ending up for today. Thank you.